क्वेश्चन हो गया था। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब एक ही में लिखते हो? अच्छा, फोर्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बता दिया गया था। कल लास्ट में बेटा आपका हुआ था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पे लिखा था कैपिटल एम की वैल्यू कितनी, NIA, हियर नंबर ऑफ टर्न्स ठीक इन द कॉइल, I करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का था। एरिया क्या लिखते थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन तीनों का जो है प्रोडक्ट जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट के क्या होता था आपका, इक्वल। और यूनिट जब आपने लिखा था बेटा तो एम्पियर इंटू क्या, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू क्या था आपका, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट आपके मिल गए थे एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इन केस अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर इंटू ए या ए इंटू एल स्क्वायर कर लीजिएगा। डायमेंशन अगर कहीं रिक्वायर्ड है तो क्या होगा, एल स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि एम एल टी के टर्म में हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं लिखना, तो उस कंडीशन में एल स्क्वायर ए या ए इंटू एल स्क्वायर कर लेंगे। बट पैटर्न जो आपका होता है एम एल टी पहले क्या पुटअप किया जाता है, तो उसके टर्म में एल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन आपका होता है, निकाल लेते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी। ठीक है, कैसे हम लोग रिलेट करेंगे, शायद उस पर आगे क्वेश्चन भी कर लिया था, क्वेश्चन ने किया था ना। चलो ठीक, आगे लिखिएगा। लॉरेंज फोर्स वगैरह बता दिया गया था, हो गया था ठीक। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन भी बता दिया गया था आपको ठीक। कोई एनसीईआरटी है किसी के पास, एंगुलर पोजीशन पे भी आपको हो गया था। अरे जब चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे इंटर करती है हेलिकल पाथ, वो भी हो गया था ना, हो गया था। पिच, उस केस में आपको पिच वगैरह फाइंड किया गया था, क्या होता है उसके बेस पे आपने रिप्रेजेंट कर लिया था ठीक। जैसा कोई एनसीईआरटी या सिलेबस रखा है या कोई बुक है एनसीईआरटी वाली, देखो मैं क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बीच से कहीं कहीं कुछ चीजें उड़ा दिए हैं, कुछ चीजें बचा है बेटा, ये नया वाला है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अभी टाक वाला भी नहीं हुआ था ना, तो हम लोग को बेटा अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बचा हुआ है अभी जो आपके सिलेबस में है। टार्क आने क्या, कॉइल अगर कोई भी कॉइल है अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग उसे रोटेट करें टार्क, और कन्वर्जन जो गैल्वेनोमीटर का एमीटर में है, एमीटर का गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर, इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ से क्या करनी है, अभी पढ़नी है ठीक। तो इतनी चीज़ें अभी इसमें बची हुई हैं, तो आप पहले जो रिलेटेड है उस सब में कर लीजिए, या तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन प्रूविंग बाद में हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें करिए करंट कैरिंग कंडक्टर पे ऑलरेडी हो ही गया है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाला क्या फोर्स, वो चीज़ हम लोगों ने कर लिया है पहले, तो पहले या तो कन्वर्जन ही पढ़ा दें। करंट के केस में आपको बता दिया गया है, हाँ बेटा कर लिया था ना, फोर्स बता दिया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड उसी में एक्सप्लेन नहीं है, इस वायर की वजह से उस पर, उस वायर की वजह से उस पर, वही है बेटा, अलग से नहीं होता है। फोर्स भी कर लिया था, लिखिए था पहले वही कर लीजिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसके बाद फिर जो है लिखते हैं, हेडिंग करिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।
फिर टार्क वगैरह डिस्कस किया जाता है बाद में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसी में एक टर्म पढ़ते हैं हम लोग करंट सेंसिटिविटी भी, बेटा वहीं ब्रैकेट में चाहे लिख लो करंट सेंसिटिविटी। हो गया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लिखिएगा। its principle is based on टॉर्क। बेटा एक लोग स्टैंड तक चले जाओगे, उधर जो स्टैंड है अब हम ये बता देते हैं, या उसी में उसके पीछे वो गाड़ी में इधर जाओगे ना तो जो अंदर वो स्टैंड बना हुआ है उसमें डिस्कवर एक होगी, ठीक, उसी के बैग में जो है चश्मा है, उठा लाओ तो, और फिर बैग बंद कर देना तो बंदा को उसमें से वो डस्टर ग्लव्स वगैरह फाड़ देते हैं। ठीक, क्या लिखा है? इट इज बेस्ड ऑन, इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, देखिए टार्क, ऑन द टार्क, based on torque on a current carrying loop, torque on a current carrying loop, current carrying loop, current carrying loop लिखिएगा। it consists of a multi-turn coil, it consists of a multi-turn coil free to rotate, multi-turn coil free to rotate about a vertical axis, in a uniform radial magnetic field, in a uniform radial magnetic field, in a uniform radial magnetic field, uniform radial magnetic field, आगे लिखिए रेडियल, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट लाइन लिखना, there is a cylindrical soft iron core, there is a cylindrical soft iron core to increase the sensitivity of moving coil galvanometer, to increase the sensitivity of moving coil galvanometer। आगे लिखना, when current flow through the coil, ये टार्क, रुक जाओ अभी लिख लेना, when current flow through the coil, the torque act on it, जब उसमें से करंट पास आउट होगा बेटा तो टॉर्क डेवलप होता है,
torque act on it, torque act on it, which is given by relation tau equal to NBIA, टाउ इक्वल टू NBIA, ठीक। टाउ इक्वल टू क्या होगा, NBIA। एक लो बेटा कॉपी दे दो, लिख लिया है या तो वहीं बैठ के लिख लो या तो फिर अभी नोट कर लेना, 3-4 लाइन जो भी होगी। कितना है बेटा, कितना लाइन है बता दो। 7 लाइन छोड़ दो, 7-8 लाइन और ज़्यादा यहाँ तक। अच्छा तुम एक लाइन में 3 लाइन लिखता है कभी बाद में दिखता नहीं इसको, हाँ ठीक। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो होता है बेटा, जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो 2 आयरन कोर्स होते हैं, क्या सॉरी 2 आपको मैग्नेटिक नीडल होते हैं, नहीं मैग्नेट बार मैग्नेट, ठीक। और उनके बीच में क्या होता है आपका, एक कॉयल होता है जो रोटेट करता है। कॉयल जो होगा वो क्या करेगा आपका, रोटेट करेगा, ठीक। थोड़ा सा एनसीईआरटी वाले डायग्राम ईजी होगा, है बेटा। इसे बना लो, ये थोड़ा सा डार्क है, ये नहीं बेटा, मैग्नेटिक मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर ये। इसे बना लो, थोड़ा सा ईजियर है, समझ लो। देखो इसमें 2 आपके शू मैग्नेट होते हैं और एक कॉयल होगा बेटा, ठीक। शू शेप के क्या होंगे, अभी हम बना देंगे तब बनाना। ठीक, एक मान लो नॉर्थ है, दूसरा क्या होगा साउथ। ये शू शेप इसलिए बनाया जाता है जैसे रेडियली आपका क्या करे, ठीक, वहाँ पे जो फील्ड हो वो उसके परपेंडिकुलर हो, तभी NBI आएगा, नहीं तो क्या NBI साइन थीटा आएगा अगर किसी एंगल पे आपका होता अदर देन रेडियल। तो उस केस में क्या होता है, जो कॉयल आपका होता है के बीच में जगह कम हो जाएगा, चलो रात हम छोड़ देते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक स्केल लगा होता है बेटा, जो स्केल होता है यहाँ पे आपकी रीडिंग बनी होती है, इससे आपको एक पॉइंटर जो होता है वो टच करता है। ये पॉइंटर जो रोटेट करेगा, ठीक, उसकी वजह से क्या करेगा यहाँ पे, ठीक, इसमें कॉइलिंग जो होगी ये नंबर ऑफ टर्न्स पर इनोट करेगा, बीच में जो ऐसे ना करो, बल्कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज करेंगे, ऐसे बना लो। कॉयल को दिखाने के लिए हम लोगों ने कॉयल का जो रेडियस लेते हैं हम लोग सेम लेंगे। ये मान लो मल्टी आपके यहाँ पे क्या होंगे, टर्न्स होंगे एक दूसरे के ऊपर नीचे, तो ये दिख नहीं रहे हैं आपको, ठीक। और जो सेंटर जहाँ से स्प्रिंग से आपका कनेक्टेड होता है वो हम लोग यहाँ से ऐसे दिखा लेंगे। मान लो यहाँ से आपके नीडल को कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक। ये कॉयल और जो फील्ड आपको यहाँ से आएगा, जो कि ये इस तरह से होते हैं, तो फील्ड इस पे रेडियली आके क्या करेगा, इंसिडेंट होगा। रेडियल फील्ड के लिए ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको शू शेप्ड कॉयल का क्या करते हैं, क्या इस यूज किया जाता है। तो बनाइए, समझे।
इसे हम लोग कोर कह लेंगे बेटा, या सॉफ्ट आयरन कोर कह लेते हैं। इसे पिवोट कहा जाता है, जहाँ से कनेक्टेड होता है इसी को पिवोट टर्म देते हैं। ठीक, ये मैग्नेट है ही है, ये पॉइंटर आपका हो गया जो जाके इसको टच करेगा, और ये आपके स्केल हो गई, क्या हो गए, स्केल हो गए। ठीक, हो गया। तो ये होता है बेटा, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन कोर कह लो, क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर, बीच में आयरन का कोर, और ये हमारा वायर हो गया। तो हम लोग क्या इसको अंदर कर लेते हैं, इसको दिखा दो कॉइल, जो कॉइलिंग हम लोग करते हैं। कॉइल हो गया, ये कंडीशन आपका होता है। देखो क्या होगा जब हम लोग यहाँ पे बेटा फील्ड के वजह से रेडियल, ये रेडियल फील्ड होता है, ये जो आपका फील्ड है ये कैसे होगा, रेडियल फील्ड होता है। इसकी वजह से रेडियल मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो फील्ड डेवलप होगा वो रेडियल आपका होगा। जब आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमें क्या करना, फाइंड करना होगा, तो इस केस में इस पॉइंटर से, जो आपको पॉइंटर जहाँ टच करेगा स्केल को, ठीक, पॉइंटर जहाँ स्केल को क्या कर रहा है, आपको टच कर रहा है, उसके बेस पे रीड करके हम लोग दिखाते हैं उसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा। क्योंकि ये पॉइंटर मूव कर रहा है, ठीक, और इसके मोशन को यहाँ पे एक स्प्रिंग का ये अटैच होता है बेटा, जो इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने से आपका क्या होगा, डिफ्लेक्शन यानी कि पोटेंशियल जो अप्लाई हो रहा है ये थोड़ा वो जीरो होगा, तुरंत ये फिर जीरो लाइन पे आ जाएगा। तो ये इसे रोटेट करता है, जो स्प्रिंग लगा हुआ क्या करेगा, इसको पॉइंटर को रोटेट करने के लिए आपका होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये रोटेशन के बेस पे आपका हो रहा है, इसलिए हम लोग का यहाँ पे देते हैं क्या, मूविंग कॉइल। ठीक, मोशन आपका हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन के बेस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए क्या लेते हैं, मूविंग कॉइल क्या कह लेंगे, गैल्वेनोमीटर कह लेंगे। ठीक, तो रिप्रेजेंट कर लीजिए। हाँ बेटा, क्या चीज, नहीं, जो हम लोग यहाँ पे बोला गया कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो आपका होता है वो उसके बेस पे जितना करंट ज्यादा पास कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतना क्या होगी वहाँ पे, इंड्यूस ज्यादा होगा तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन भी हमारे कितनी मिलेगी, ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो डिफ्लेक्शन भी उतना ज्यादा होगा। ठीक, तो उतना जितना ज्यादा करंट पास आउट कराएंगे उतना डिफ्लेक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, जितना कम कराएंगे उतना डिफ्लेक्शन की वैल्यू कम होगी। ठीक, तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा बेटा, टैक NBIA कर लिया। ठीक, आगे लिखिएगा, इन दिस, अभी आगे बता रहे हैं, ठीक ना, इन दिस, in this galvanometer, in this galvanometer the torque
या उसी को काउंटर टार्क कह लेते हैं बेटा, जो उसे अपनी पोजीशन पे दोबारा लाना चाहेगा, काउंटर टार्क कह लो। द काउंटर टार्क इज ऑब्जर्व्ड बाई एंगुलर डिफ्लेक्शन, टार्क इज ऑब्जर्व्ड बाई एंगुलर डिफ्लेक्शन फाई, एंगुलर डिफ्लेक्शन फाई, देखना इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोगों ने पीछे टार का फार्मूला देखा था बेटा, टाउ इक्वल टू कितना NPI A, और दूसरा जो टार होगा बेटा इसमें जब एंगुलर डिफ्लेक्शन के बेस पे करेंगे K into थीटा ले लेते हैं, ठीक, K into थीटा। K को यहाँ पे हम लोग एक टर्म देते हैं टॉर्सियोनल कांस्टेंट कहा जाता है, क्या टर्म देंगे वहाँ पे, टॉर्सियोनल कांस्टेंट अभी आगे यूज करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर कर ले, इन दोनों इक्वेशन क्या कर दिए आप कंपेयर कर लीजिए, तो K थीटा इक्वल टू NPI ये हो जाएगा, ठीक। तो या K into फाई, थीटा ना तो यहाँ पे हम लोग डिफ्लेक्शन को फाई से लिखा था, K फाई कर लीजिए, K फाई इक्वल टू हो गया क्या NPI है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्राइम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन कर लो, इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा तो K into फाई इक्वल टू आएगा NBI क्या A, K फाई इक्वल टू NBI A के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो फाई की वैल्यू होगा बेटा NBI A अपान कितना A के बराबर हो गया। ये डिफ्लेक्शन जो यहाँ से लीड करते हैं ये चीज बताता है, और जब हम लोग निकालेंगे तो फाई की वैल्यू हो गया NBI A, ठीक। अब केस जो यहाँ पे देखो ये नंबर आपका कांस्टेंट है, जो उसमें क्या होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो भी मैग्नेट आपने लगाया वो कांस्टेंट हो जाएगा, जो एरिया है वो हमारा कांस्टेंट होगा। यानी किसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फाई इक्वल टू NBA को एक साथ में कर लो और जो कांस्टेंट हो गया इनटू I, इसका मतलब हो गया फाई डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा I के हो गया, ये कांस्टेंट फैक्टर हो गया, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो जितना डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उतना ही आपका उसमें पास होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द इसमें वायर, ठीक। तो जितना उसमें आप बैरोमीटर में डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उतना आपका करंट की वैल्यू उसमें ज्यादा पास होगी, ठीक। इसको बना लेना क्वेश्चन थर्ड, आई के प्रोपोर्शनल टू आई नोट कर लेना। K को कह लीजिए वहीं पे, where K is called torsional constant of the spring, K is called torsional constant of the spring, K is called torsional constant of the spring। टॉर्सियोनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, ठीक हो जाएगा बेटा। अब जब हम लोग करंट सेंसिटिविटी कहेंगे ना, तो यूनिट करंट पास होने कराने पे जितना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा गैल्वेनोमीटर में, ठीक, उतना हम लोग बोलेंगे वो ज़्यादा सेंसिटिव है। जिस गैल्वेनोमीटर में बेटा क्या यूनिट करंट पास कराने में डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा होगा, ठीक, हम बोलेंगे उसकी सेंसिटिविटी उतनी क्या होगी ज़्यादा होगी। यानी कि थोड़ा भी करंट रहेगा तो उसे वो क्या करेगा मीजर कर लेगा। अगर पता लगा लार्ज करंट पास कराने पे भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, क्या एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिलेगा। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी होती है वो डिपेंड करती है मिनिमम क्या जो इनपुट देने पे उसमें कितना ज़्यादा आपका क्या हो रहा है डिफ्लेक्शन ऑब्टेंड हो रहा है, उसके बेस पे हम लोग उसकी सेंसिटिविटी को डिसाइड करते हैं। तो यही नीचे लिख लीजिएगा करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, current sensitivity of moving coil galvanometer
coil galvanometer is defined as deflection per unit current, defined as deflection per unit current। मतलब यूनिट करंट उसमें पास कराने पे जितना ज़्यादा बेटा डिफ्लेक्शन होगा वो हमारा उसकी करंट सेंसिटिविटी कहलाएगी, करंट सेंसिटिविटी। ठीक, तो नीचे लिखना करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी। ठीक, ये हो जाएगा फाई अपान कितना, आई। अभी इसी क्वेश्चन से थर्ड क्वेश्चन फाई अपान आई करोगे बेटा तो बचेगा इधर क्या, एन बी ए अपान के। एन बी ए बाई क्या हो जाएगा, के इक्वल होता है, तो इसी को टर्म देते बेटा करंट सेंसिटिविटी कह लेंगे। तो करंट सेंसिटिविटी जो है एन बी ए बाई के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, तो फाई बाई आई इक्वल टू एन बी ए अपान के इक्वल होगा। ठीक है, जितना करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू हाई होगी, जो क्वालिटी हम लोग गैल्वेनोमीटर की लेते हैं डिफ्लेक्ट क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, उतनी बेस्ट मानी जाती है। यानी सेंसिटिविटी जितनी क्या होगी, कैसी, ज़्यादा की कम, जितनी सेंसिटिविटी ज़्यादा। ठीक, इसका मतलब कम करंट पास कराने पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो थोड़ा भी करंट अगर हम लोग उसमें से पास आउट कराएंगे तो उसे वो रीड कर लेगा। तो डिफ्लेक्शन यानी कि करंट सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा होती है, क्वालिटी उतनी हम लोग बेस्ट कहते हैं, उतना क्या होगा वो जो आपका गैल्वेनोमीटर क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होगा उतना ही वो बेटर होगा। ठीक, ये केस आपका होता है, हायर द करंट सेंसिटिविटी बेटर इज द क्वालिटी ऑफ द क्या गैल्वेनोमीटर। ठीक, जितना सेंसिटिविटी ज़्यादा है उतना गैल्वेनोमीटर की जो क्वालिटी होती है वो उतना ही बेटर आपकी होती है। तो इसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, हो जाएगा। आपने बेटा पीछे जब वहाँ पे पढ़ाया था कहीं ऐसा तो नहीं कन्वर्जन पढ़ा दिया हो, गैल्वेनोमीटर का एमीटर एमीटर और गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में पढ़ाया था कि नहीं? हाँ पढ़ाए थे ना, क्योंकि यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, देख लो पढ़ाए थे श्योर। किसी बैच में पढ़ाए बेटा, अब आप लोगों को पढ़ाए किसको पढ़ाए हैं, जब वहाँ पढ़ा रहे थे कैरेक्टरिस्टिक तब शायद पढ़ाया था, पढ़ा अब ठीक ठीक हो गया होगा बेटा। आगे लिख लीजिए, अगर रेजिस्टेंस जो है जैसे करंट सेंसिटिविटी आपने कह लिया फाई अपान आई, अगर रेजिस्टेंस सर्किट का या कॉइल का आर है तो उस केस में जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा तो फाई अपान वी कहते हैं। जैसे फाई अपान आई कहा करंट सेंसिटिविटी, ऐसे वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर कहीं पुटअप किया जाएगा तो आपका हो जाएगा फाई अपान कितना, वी। तो नीचे लिख लो वोल्टेज सेंसिटिविटी, बना लो इसे पॉइंट करके। वोल्टेज सेंसिटिविटी ये देखना, if resistance of the coil of galvanometer यानी मूविंग कॉइल galvanometer, if resistance of the coil of moving coil galvanometer, if resistance of the coil of moving coil galvanometer is R, then R capital R, then voltage across the coil, वोल्टेज या उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कह लेंगे, अक्रॉस द कॉइल इज क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू कितना होगा आई आर। ठीक, नीचे लिखिए, सो वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज sensitivity is given by relation
गिवन बाय रिलेशन, नीचे लिखना वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू फाई अपॉन बी। वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फाई बाई बी। तो यहाँ लिख लेना ये हो जाएगा फाइव बाई बी। और जब फाइव बाई बी करेंगे तो यहाँ पे फार्मूले में क्या होगा, एन बी ए अपान के इंटू कितना आर। आर यहाँ बेटा रेजिस्टेंस है, आर क्या है, रेडियस नहीं है, क्या है, रेजिस्टेंस है आपका, हो जाएगा। के इंटू आर, एन बी ए अपान के इंटू आर के बराबर हो जाएगा। ओके बेटा, फाइव अपान आई इक्वल टू होगा कितना, एन बी ए अपान के आया क्या, एन बी ए अपान के इंटू आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी होगी, ठीक। मीटर हो गया, और बाकी ये बचा हुआ करंट लूप, फोर्स हो ही गया था पहले, इधर वाला चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, स्वेलैंड वगैरह भी हो गया था। हेडिंग करो, नेक्स्ट टार्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप, टार्क ऑन ए, हेडिंग करिएगा, ये नोट कर लिया ना, तो नेक्स्ट लिखिएगा टार्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप, टार्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप टार्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप, टार्क ऑन ए रेक्टेंगुलर क्या, करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पूरा लिख लीजिए आप, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टार्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा, किसी भी कॉइल को अगर हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये क्वेश्चन में करा देंगे, देखते हैं टाइम रहेगा तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस केस में करंट अगर उसमें से फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट अगर उसमें से फ्लो हो रहा है तो करंट के फ्लो होने की वजह से क्या करेगा, उस पर फोर्स डेवलप होगा। आपने कहा था एफ इक्वल टू बी आई एल, पढ़ा था ना, बी आई एल साइन थीटा, तो वहाँ पे क्या करेगा आपका एक फोर्स डेवलप होगा। और अगर फोर्स जो डेवलप हो रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, मैग्नीट्यूड में कैसे हो, सेम सेम हो, और लाइन ऑफ एक्शन अगर दोनों के अलग अलग है बेटा, तो उस कंडीशन में वो एक कपल यानी टार्क क्या करेंगे, टार्क का फॉर्मेशन करेंगे, टार्क का डेवलपमेंट करेंगे। और वो जो टार्क आपका होगा, जो टार्क होगा वो कॉइल को क्या करेगा, रोटेट कराएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगा, उसे रोटेट करेगा। तो उसी चीज को हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कितना टार्क आपका डेवलप होगा अगर किसी कॉइल को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कॉइल आपका रोटेट किया जाता है तो कितना उस पर क्या होगा, टार्क डेवलप होगा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ से ठीक है डिटरमाइन किया जाता है। तो लिखिएगा, ठीक है, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लूप, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लूप, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लूप, हो गया, रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग ए स्टडी करंट आई, कैरिंग ए स्टडी करंट आई, स्टडी करंट आई
and placed in uniform magnetic field and placed in uniform magnetic field placed in uniform magnetic field uniform magnetic field experiences a torque experiences a torque experiences a torque हो गया देखिए but it does not experience a net force but it does not experience a net force it does not experience a net force does not experience a net force ठीक तो टॉर्क का डेवलपमेंट करेगा लेकिन वहाँ पे आपका नेट फोर्स का डेवलपमेंट नहीं होता है ठीक तो वो कंडीशन आपका होगा जब हम लोग यहाँ से दिखाएंगे बेटा क्या होता है अगर हम लोग डायग्रामेटिकली दिखाते हैं तो ऐसे देख लो अब यहाँ पे एक मान लो बार मैग्नेट हमने लगा दिया एक बार मैग्नेट यहाँ पे लगा दिया नॉर्थ और एक क्या है आपका साउथ है ठीक एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है अगर इनको हम लोग लेंथ मान लो एक्सिस आपकी ये है इसकी टोटल लेंथ अगर हमारा एक ए से दिखा दें इसे हम लोगों ने साइड को बी से रिप्रेजेंट कर लिया ठीक एक साइड ये है दूसरा साइड हमारा क्या है बी है ठीक ये हटा ले बेटा नींद आ रही है आ रहा है पानी पी लो तुम ही बोल रहे हैं ठीक तो उस कंडीशन में क्या होगा इसकी वजह से चूंकि अब ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा और इसमें से करंट जब हम लोग पास आउट कराएंगे बेटा तो यहाँ पे क्या करेगा ये फोर्स का डेवलपमेंट करेगा जो फोर्सेज हमारे डेवलप होंगे ना चूंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रखा हुआ है तो एक जब कॉइल आपका होगा एक साइड एक जो आपका होगा उसमें जो फोर्स होगा एक डायरेक्शन में अंदर की तरफ तो दूसरे वाले में कहाँ आएगा बाहर की तरफ तो एक वाले आर्म पे हमें जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ दूसरे वाले आर्म पे जो रहेगा बेटा वो बाहर की तरफ उसकी वजह से वहाँ पे एक टार्क का क्या करेगा वो डेवलपमेंट करेगा उसकी वजह से आपका वो टार्क का क्या करेगा डेवलपमेंट करेगा सपोज दैट यहाँ एक ब्रश की हेल्प से हम लोग सर्किट को क्या कर रहे हैं कंप्लीट कर लिया करंट यहाँ से आपकी फ्लो हो रही है करंट यहाँ से आपका क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है अब जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें से करंट अगर जा रहा है बेटा तो देखो ये इस तरह से फ्लो करेगा ये इन दोनों आर्म पे ये दोनों आर्म जो हैं यहाँ पे जो फोर्स आपका होगा क्योंकि हम लोगों ने F = BIL sin थीटा लिखा था F = क्या BIL sin थीटा लिखा था तो उस कंडीशन में क्या होगा जब फोर्स की बात करेंगे तो FBI यहाँ पे करंट जो आपका हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है फील्ड हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ है तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो अंदर की तरफ होगा बेटा इस पे लगने वाले फोर्स की जो डायरेक्शन इस वाले देखो F ये B इधर की तरफ है I ऊपर की तरफ है तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा ये इधर की तरफ लगेगा ठीक इस पे देखते हैं I नीचे है FBI होता है बेटा अब यहाँ कैसे हम तोड़े उंगलियों को ठीक हमारा करंट कहाँ आ रहा है नीचे की तरफ ये अब मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है करंट नीचे की तरफ तो इस पे जो लगेगा देखो B इधर की तरफ I डाउनवर्ड आ रहा है तो आपका फोर्स जो है आपकी तरफ माने हमारी तरफ आएगा तो ये पीछे की तरफ गया और इस पे लगने वाला फोर्स किधर की तरफ है आगे की तरफ है ये दोनों फोर्सेज और इन पे देख लो FBI B इधर है और करंट भी हमारा उसी डायरेक्शन में जा रहा है इन दोनों पे लगने वाला फोर्स हमारा या तो नहीं रहेगा या तो इक्वल एंड अपोजिट होगा तो ये दोनों आर्म जो है अगर हम लोग इसको ABCD मान लें या PQRS ले लिया जाए PQRS तो इन वाले पे जो फोर्सेज आपके होंगे या तो अगर वो पैरेलल टू द फील्ड हो गया तो लगेगा नहीं तो भी आपका जीरो हो जाएगा और अगर पैरेलल टू द फील्ड नहीं है तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना नीचे लगेगा तभी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे तो उस वाले PQ और RS पे जो लगने वाले आपके क्या है फोर्सेज हैं वो नेट फोर्स की वैल्यू वहाँ पे जीरो रहेगी
तो आपका जो लग रहा है फोर्स वो PS वाले पे और किस पे, QR वाले पे है। PS वाले पे अंदर की तरफ है, QR वाले पे बाहर की तरफ है। तो इसकी वजह से जो कॉइल होगा ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। जब दो फोर्सेज इक्वल हों और उनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हों, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे रहेंगे तो कैंसिल कर जाएंगे। अगर लाइन ऑफ एक्शन दोनों के डिफरेंट हैं तो उस कंडीशन में बेटा वो टार्क का डेवलपमेंट करेगा, और जो टार्क का डेवलपमेंट करेगा उसकी वजह से कॉइल आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जो टार्क आपका है वही चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो डायग्राम बना लीजिए। साइड लेंथ इधर वाली B लिया है, दिख रहा है इसमें, और ये वाला आपने क्या लिया है, A लिया है। दिस इज A और दिस इज क्या है, ऊपर से नीचे तक B लिया है। डायग्राम बना लो तब फिर। इसकी वजह से ये जो इस एक्सिस पे ये जो आपका आर्मेचर है ऐसे रोटेट करेगा। फोर्स जो दिखा रहे चूंकि हमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। एक साइड वाले बेटा F1 ले लो, एक साइड वाले क्या ले लें, F2 ले लें, ठीक। ये इसको आ नहीं रहा, गलत नहीं किया होगा बेटा। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, इसकी वजह से इधर होगा और इसकी वजह से नेट फील्ड 0 हो जाएगा। दोनों करंट सेम है, अलग अलग है, अलग है तब 0 नहीं होगा। अलग नहीं, सेम दिशा में, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है। अरे तो वैल्यू जो है ये करंट की भी अलग अलग है ना, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, लेकिन दोनों की वैल्यू कैसी है, ये दोनों के करंट सेम है, अलग अलग है, तो करंट अलग अलग है। हम लोगों ने क्या निकाला था यहाँ पे, फील्ड पूछा है, फोर्स नहीं, सर वही तो, ठीक। तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन क्या, 4 पाई अपॉन I1/R, नहीं, या तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/R लिखिए, या तो म्यू नॉट अपॉन क्या 4 पाई 2 I/R। ये इनफाइनाइट लेंथ आप वायर कंसीडर किया जाता है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/R आप करके निकालो। एक में 5 एम्पीयर रखिएगा, दूसरे वाले में कितना, 3, इनके बीच का सेपरेशन रख दीजिएगा। माइनस 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 अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा ना। जब सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पे दोनों का अपोजिट होगा। हो गया, लिखिएगा। फाइव सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा ना। नीचे लिखिएगा, देखिए द फील्ड, इसमें लिखिएगा द फील्ड exerted no force on arm PQ and RS. Field exerted no force
ऑन आर्म PQ एंड RS, ऑन आर्म PQ एंड RS, जो फील्ड आपका होगा PQ और RS जो आर्म है उस पर कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा। नो फोर्स ऑन आर्म PQ एंड RS, PQ और RS पे कोई भी फोर्स वो एग्जर्ट नहीं करेगा। नो फोर्स ऑन आर्म PQ एंड RS, ठीक। बट ठीक, इट एग्जर्टेड force on arm PS, force on arm PS and QR, PS and QR due to it is perpendicular to the field। भाई फील्ड यहाँ इधर से नॉर्थ से साउथ की तरफ है और ये कैसे है, करंट किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो फील्ड के परपेंडिकुलरली जा रहा है ना, तो उस कंडीशन में यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक। लिखना नेक्स्ट लाइन से, द फोर्स ऑन आर्म PS is F1 which is directed inside the plane of loop। तो F1 इक्वल टू लिखेंगे हम लोग बेटा B इंटू आई इंटू L लिया है कि B लिया है, लेंथ को हमने B से दिखाया है, ना, लेंथ को किससे दिखाया है, B से, इनसाइड या इनवर्ड कह लेते बेटा, ठीक। ऐसे अंदर की तरफ लग रहा है ना, देखो F B और I, तो कहाँ जा रहा है, अंदर, और इस पे कहाँ आया था, बाहर, तो इनसाइड द प्लेन। तो F इक्वल टू BIB, इसकी लंबाई हम लोगों ने इसी एज की कितना लिया था, B लिया, और इस वाले कितना लिया था, A लिया था, तो BIB हो गया। आगे लिखिएगा, हो गया, F1 इक्वल टू क्या आ गया, BIB इनसाइड द प्लेन, चाहे पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लीजिए, इनसाइड द प्लेन, ठीक। और लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, एंड द फोर्स ऑन द साइड QR, force on the side QR is F2 is क्या, F2 which is outside the क्या लिखा आपने, outside the plane of loop या प्लेन ऑफ पेपर, जो भी कर लो, विच इज आउटसाइड द प्लेन, इसके प्लेन के कहाँ पे है, बाहर की तरफ, ठीक। तो F2 इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू न्यूमेरिकली ये भी क्या आएगा, BIB ही, लेकिन ये किधर है, आउटसाइड द प्लेन या आउटसाइड द पेपर कर लो, आउटसाइड द प्लेन, हो गया। यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में कैसे हैं, सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है आपके, सेम है, ठीक। तो उसके बेस पे हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा। हो गया, क्या लिख लिया बेटा, ठीक। तो F की वैल्यू F1 हो गया BIB और F2 भी हो गया BIB, एक इनसाइड द है, दूसरा आउटसाइड है। नीचे लिखिएगा, due to these forces F1 and F2, due to these forces F1 and F2, due to these forces F1 and F2,
ठीक, इस F1 और किसकी वजह से, F2 की वजह से, ड्यू टू दिस फोर्सेज F1 एंड F2। लिखिएगा ये टार्क इज develop which rotate the loop। अब बेटा ये अंदर ले जाएगा बाहर तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नाचेगा, ठीक, ये अंदर जा रहा है बाहर तो ऐसे ऐसे नाचेगा ना, तो उसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे नाचता तो क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। विच रोटेट द लूप in anti-clockwise direction, which rotate the loop in anti-clockwise direction, rotate the loop in anti-clockwise direction। हो गया। और जो टार्क होता है बेटा, ठीक, वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लेते हैं। तो यहाँ पे जो आप लेंगे बेटा, ठीक, तो पहला टाउ इक्वल टू क्या, सेंटर से एक्सिस से जो उसकी दूरी है F1 इंटू कितना लिया है, F1 सेंटर की इसकी दूरी, यहाँ से जो एक्सिस से दूरी टोटल आपका A है ना, तो सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी, A/2। ठीक, इसका भी F2 इंटू क्या आ जाएगा, A/2। क्योंकि F1 और F2 दोनों वैल्यू में कैसे हैं, बराबर है, न्यूमेरिकल तो दोनों वैल्यू बराबर है ना, तो उस केस में आएगा क्या, F1 इंटू A/2 प्लस F2 इंटू A/2, यानी कि दोनों की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक, तो लिखिएगा टाउ इक्वल टू आएगा बेटा F1 इंटू स्मॉल A/2 प्लस F2 इंटू A/2। F1 की वैल्यू है बेटा BIL इंटू A/2 प्लस BIL इंटू कितना, अरे यल नहीं B लिया था बेटा, BIB है, BIB इंटू A/2, ये भी हो जाएगा BIB इंटू A/2। ठीक, दोनों जोड़ोगे तो A/2 ये हो जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा BI/AB कर लो, BI क्या AB। लेंथ इंटू विड्थ ये कहलाएगा एरिया ऑफ द लूप। क्या कहलाएगा उसी को, एरिया ऑफ द, हम लोग क्या कह लेंगे, लूप के बराबर कह लेंगे। तो यही हो जाएगा, दैट इज आर टाउ इक्वल टू BI इंटू कैपिटल A। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, BI इंटू कैपिटल A के बराबर होगा। टाउ की जो वैल्यू होगी वो BI इंटू क्या हो जाएगा, A की इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो ये कंडीशन होता है, जो टाउ की वैल्यू होती है वो बेटा BI के क्या होता है, आपका इक्वल हो जाता है। टाउ इक्वल टू BI A, नोट कर लीजिए। लिख लेना, वेयर कैपिटल A, यहाँ कैपिटल A की वैल्यू किसके बराबर है, A इंटू B, और इसे कह लेंगे हम लोग एरिया ऑफ द लूप। इसे क्या कह लेंगे, एरिया ऑफ द लूप। AB जो है वही हमारा क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ द लूप कहलाएगा। ठीक, कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल a इंटू स्मॉल b, दैट इज को टर्म दे लिया आपने, एरिया ऑफ द लूप। देखिए आगे लिखो बेटा, बोले लेकिन ये तो तब था बेटा जब ये जो लूप है ना ये ऐसे पैरेलल यानी कि कोलिनियर है तब,
अगर ये किसी एंगल पे होता तो इनके बीच का जो सेपरेशन, जैसे ये हम लोग ऐसे बनाया ना, अगर ऐसे आप बनाते तो अगर ये हमारा ए है तो इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब ये नहीं आता ना, तो उस केस में हमारा डिस्टेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है। और जब चेंज हो जाता तो उस केस में हम लोग लेते हैं कि जो डिस्टेंस लेंगे उसे ए ना लेके, टोटल डिस्टेंस ए ना लेके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा हो जाता। तो जो बी आई ए आया है यही फार्मूला आ जाएगा, बी आई ए साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। तो नीचे लिख लीजिए, ऐसे एरो नोट कर लो बेटा, लिखना इफ लूप इज not collinear and making an angle theta then torque acting on the loop will be lesser than above case या above condition जो हम लोगों ने लिखा है, above case ब्रैकेट में कर लो, that is tau equal to NBIA, above case ब्रैकेट में कर लो tau equal to NBIA, ठीक। above case से कम होगा, या तो ऐसे रहने दो, मत कंफ्यूज करेंगे, दैट रहने दो, ठीक। तो लिखा क्या, इन द above case, ठीक। तो लिखिए वो वहाँ पे वैसे मत लिखो, नहीं तो वहाँ से कंफ्यूजन हो आपको। देखिए एंड इन दिस कंडीशन torque acting on the rectangular loop is given by torque acting on the rectangular loop is given by relation लिखिएगा, torque acting on the rectangular loop is given by relation, लिखिएगा tau equal to BIA sin थीटा, tau equal to कितना हो जाएगा बेटा, BIA sin थीटा। अगर उसके क्या लूप जो है वो किसी एंगल थीटा पे रखा गया है तो उस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे tau equal to BIA sin थीटा, ठीक। हो गया। अब इसी को बेटा क्या होता है कि अगर हम लोग, ठीक, क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है m इक्वल टू, आपने NIA एक लिखा था, याद करो फार्मूला पीछे, मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू NIA। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स था तो वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू NI इंटू ए के बराबर था। सिंगल टर्न होगा कॉइल में तो I इंटू ए के बराबर होगा। तो नीचे लिखिएगा सिंस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप, इसको कोई क्वेश्चन बना लो बेटा, ये लिख लिया आपने, थर्ड क्वेश्चन, इसे थर्ड क्वेश्चन बना लो। और एक क्वेश्चन आपने बनाया अभी, टाउ इक्वल टू किसी एंगल पे होगा तो कितना, BIA साइन थीटा, इसे फोर्थ बना लो, ठीक। BIA साइन थीटा हो गया था। तो लिखिएगा आगे, since magnetic moment of current loop देखो m इक्वल टू I इंटू ए, सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक,
टाउ इक्वल टू हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आई इंटू ए की जगह पे आप एम रख देंगे, एम इंटू बी, एम इंटू बी आर टाउ इक्वल टू एम बी कितना साइन थीटा। टाक चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, आर का क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू एम क्रॉस कितना बी। टाक आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो एम इंटू बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होगा, टाउ इक्वल टू एम इंटू बी। ठीक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था यही टाउ इक्वल टू पी इंटू ई, याद करो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे जब मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो लगने वाला टाक वहाँ पे टाउ इक्वल टू क्या होता था, पी इंटू ई होता था, और जब उसी को ऑपरेट करते तो पी ई साइन थीटा लिखा था। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पे टाउ इक्वल टू एम बी एम क्रॉस बी या एम बी साइन थीटा हो जाएगा। ओके बेटा, एक क्वेश्चन कर लीजिए। बोले, लिखिए, ये 100 टन क्लोजली बाउंड कॉयल, सर्कुलर कॉयल, ये 100 टन 100 टन वाला, ये 100 टन क्लोजली पास पास क्लोजली बाउंड रेक्टेंगुलर कॉयल, क्लोजली बाउंड रेक्टेंगुलर कॉयल, क्लोजली बाउंड रेक्टेंगुलर कॉयल। कल ये चैप्टर बेटा खत्म हो जाएगा। क्लोजली बाउंड रेक्टेंगुलर कॉयल ऑफ, क्लोजली बाउंड रेक्टेंगुलर कॉयल ऑफ, हो गया, क्लोजली बाउंड रेक्टेंगुलर कॉयल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, हो गया। रेक्टेंगुलर कॉयल ऑफ रेडियस कितना लिखा है बेटा, 10 सेंटीमीटर, जो रेडियस हमारा है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। कैरीज ए करंट ऑफ, कैरीज ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, कैरीज ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, हो गया, कैरीज ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, फर्स्ट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉयल, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉयल। सेकेंड, व्हाट इज द मैग्नेटिक, पहला हो गया व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉयल, सेंटर पे क्या कॉयल के मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉयल, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉयल। ठीक, और तीसरा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क when torque when coil is perpendicular to the coil is perpendicular to the field,
व्हाट इज द, क्या लिखा है आपने, टॉर्क ऑन द कॉइल व्हेन कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फील्ड के परपेंडिकुलर है उसका प्लेन, तो उस केस में थीटा की वैल्यू 90, ठीक। हो गया, निकालिए। किसी सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे फार्मूला याद है, याद करो। अगर सिंगल टर्न होता था तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन पाई तो कट जाता था, 2I/R लिखा था ना, म्यू नॉट अपॉन 2I/R, सिंगल एक कॉइल एक टर्न की वजह से। हमारे पास यहाँ n टर्न है, टर्न की संख्या आपको दी गई है, तो म्यू नॉट NI/2R हो जाएगा। अब लगाइए जल्दी से, लेकिन सेकंड पीरियड किसका है बेटा? हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? क्या चीज? कॉइल सर्कुलर है, क्वेश्चन सर्कुलर के जगह रेक्टेंगुलर बोले हैं। अरे तो रेडियस कैसे रहेगा जी? बोला गया है 100 टर्न क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर का रेडियस कहाँ होता है जी? सर्कुलर बोले हैं, हो सकता है रेक्टेंगुलर निकल गया तो से सर्कुलर करिए। क्या लिखा है? रेक्टेंगुलर बोल दिया, तो रेडियस कहाँ पे आ गया जी? सर्कुलर है बेटा। ये सर्कुलर कॉइल है, ठीक। रेडियस आपको दी गई है, आपको निकालना है उसके सेंटर पे फील्ड। तो B इक्वल टू, हम लोगों ने फार्मूला क्या लिखा था, म्यू नॉट NI अपॉन 2R लेते थे। म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ होता है, तो 4 पाई 10⁻⁷। n की वैल्यू 200, 100 है, n की वैल्यू हो गया 100, I 3.2, R 0.1 मीटर हो गया बेटा। पाई और ये 3.2, इनका प्रोडक्ट अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक। 3.2 और पाई 3.14 होता है ना, प्रोडक्ट का लगभग 10 हो जाएगा, तो आ गया 4 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 10⁻⁷, अपान इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 हो गया। अब ये 2 से भाग दोगे तो ये जाएगा 50 टाइम, चूंकि 0.2 है ना, तो 50 हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई तो एक जीरो ये है, दो जीरो ये कैंसिल कर दो, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 20 इंटू 10 आ जाएगा, ये -7 था तो 3 जीरो हट गया, -4, या 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। जो फील्ड हमें मिला, फील्ड जो मिल रहा है 2 इंटू 10⁻³ हो गया, ठीक। 2 इंटू 10⁻- कितना है, 3 के बराबर हो गया, ठीक।
हो गया बेटा, निकाल लिया। और एम इक्वल टू निकालेंगे एन आई ए कर लेना और टाउ इक्वल टू एम बी साइन 90 कर लेना। ठीक, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आई इंटू ए, एम की वैल्यू 100 था, आई की वैल्यू 3.2, एरिया पाई आर स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक, फिर पाई इंटू 3.2 की वैल्यू 10 ले लेना, आर की वैल्यू कितना दिया था बेटा 0.110, तो ये हो गया 100 इंटू ये हो गया 10 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1000 इंटू 0.01, तो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 10 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। हो गया एम की वैल्यू, और टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, टाउ इक्वल टू कितना एम बी साइन 90, एम की वैल्यू निकाला 10, बी की वैल्यू निकाला 2 इंटू 10 टू पावर -3, तो आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -2 कर लेंगे। 2 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना हो गया 2, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, टाक की वैल्यू क्या होगी वो चीज़ आपका यहाँ से मिल जाता है, कर लेंगे।